विद्यार्थी मित्रों, आज हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत षष्ठम सत्र से आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्न पत्र 14 के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम समाविष्ट किया गया है उसके अंतर्गत से गद्य साहित्य के अंतर्गत से हम लोग अब तक हिंदी नाटक उद्भव और विकास, हिंदी एकांकी उद्भव और विकास देख चुके हैं। अब हम हिंदी उपन्यास उद्भव और विकास की ओर क्या है बढ़ने वाले। तो मित्रों देख लीजिए, हम हिंदी उपन्यास उद्भव और विकास को यहाँ पर आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास कर रहे हैं। उसके उद्भव से संबंधित प्रारंभ में कुछ स्थूल बातें रखकर उसके विकास क्रम की ओर क्या है हम बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो मित्रों, उपन्यास शब्द का उत्पत्ति लक्ष्य अर्थ देख लीजिए। सर्वप्रथम उप अधिक न्यास, उपन्यास का उत्पत्ति लभ्य अर्थ हम यहाँ देख रहे हैं। वो क्या है? उप अधिक न्यास। उप का मतलब है निकट और न्यास का मतलब है रखा हुआ, अर्थात साहित्य का वो अंग जिसका विकास अपेक्षाकृत आधुनिक काल में हुआ है। हिंदी में इस शब्द का व्यवहार यूरोपीय साहित्य के प्रभाव स्वरूप हुआ है, किंतु इसका सही तात्पर्य कदापि नहीं है कि भारत में पहले उपन्यास जैसी वस्तु की सत्ता थी ही नहीं। भारतीय संस्कृत साहित्य में हितोपदेश, पंचतंत्र, कथा सरिता सागर, बृहत कथा, वेताल पंचविंशति, वासव दत्ता, दश कुमार चरित्र तथा कादम्बरी आदि कथा साहित्य ग्रंथों में औपन्यासिक तत्व को हम यथाकिंचित रूप में क्या है विकसित होता हुआ देख सकते हैं। हाँ, यह दूसरी बात है कि उक्त ग्रंथों में आधुनिक उपन्यास के सारे गुण और योग्यताएं मिलना संभव नहीं है। तो मित्रों, कतिपय विद्वानों ने जो अपने मतांतर से संबंधित रखे हैं, या कुछ विद्वानों के अनुसार बाण की कादंबरी भारत का पहला उपन्यास है। बाण भट्ट की या बाण की जो कादंबरी है ना, इसको जो है तो भारत का पहला उपन्यास माना है। इसका प्रमाण यह है कि मराठी साहित्य में उपन्यास शब्द का पर्यायवाची शब्द कादंबरी आज भी प्रचलित है। अब देख लीजिए, जैसे उपन्यास को हम मराठी में कादंबरी, अंग्रेजी में नावेल है ना कहते हैं, तो उस धरती पर यदि देखा गया इस कादंबरी को, तो आज भी उसका जो है तो मराठी साहित्य में क्या है पर्यायी शब्द कादंबरी ही है। किंतु कादंबरी में अलौकिकता, भावनात्मकता, अलंकारिकता और अत्यधिक आग्रह के कारण उसे आधुनिक उपन्यास की परिभाषा के अर्थ में ग्रहण करना असंगत होगा। दश कुमार चरित्र में आधुनिक उपन्यास की बहुत सारी योग्यताएं विद्यमान है, किंतु उसकी भिन्न भिन्न कथाओं को मूल कथाओं के सीन तंतुओं से जोड़ने का प्रयत्न किया गया है, जो कि आधुनिक उपन्यास की दृष्टि से एक दोष है। अस्तु दश कुमार चरित्र में कतिपय दोषों के होते हुए भी उसमें औपन्यासिक योग्यताएं संदिग्ध है। आधुनिक हिंदी साहित्य के अन्य अंगों के समान उपन्यास का विकास भी अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव और संपर्क से हुआ। यूरोप में उपन्यास साहित्य का विकास रोमांटिक कथा साहित्य से हुआ। यूरोप का रोमांटिक कथा साहित्य भारतीय प्रेम आख्यानों की अरबों के माध्यम से विश्व यात्रा के समय उनसे निश्चित रूप से क्या है प्रभावित हुआ होगा। इस प्रकार भारतीय कथा साहित्य अपने थोड़े बहुत रूप परिष्करण
और परिवर्तन के पश्चात उपन्यास के रूप में पुनः भारत लौटा। निस्संदेह भारतीय साहित्य में आधुनिक उपन्यास के बहुत से उपकरण विद्यमान थे, किंतु 19वीं शती की हिंदी साहित्य ही उपन्यास के उद्भव और विकास में क्या है महत्वपूर्ण योगदान के रूप में हमें दृष्टिगोचर होती है। अंग्रेजी साहित्य के परिणाम स्वरूप भारत के जो प्रदेश अंग्रेजी संपर्क में पहले पहल आए, उनमें उपन्यास का प्रचलन अपेक्षाकृत कुछ पहले ही हुआ। यही कारण है कि बंगाल में उपन्यासों की रचना हिंदी से पहले आरंभ हुई। अतः हिंदी उपन्यास साहित्य पर बंगला के अनेक लेखकों का प्रभाव भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो मित्रों, देख लीजिए, हिंदी उपन्यास के पूर्व सर्वप्रथम भारत में भारतीय भाषाओं के अंतर्गत बंगला में इसका रूप देखने के लिए मिलता है, और बंगला और हिंदी साहित्य के विद्वानों का एक मेक पर जो है तो हमें दिखाई देता है कि गहरा प्रभाव भी निर्माण हुआ देखने के लिए मिलता है। हिंदी गद्य साहित्य के अन्य अंगों के समान उपन्यास का उद्भव आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रारंभ से ही भारतेंदु काल में हुआ। जाहिर है, हमने इससे पूर्व ही आपको बतलाया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल के पितामह है, और ऐसी कौन सी विधा है जिसे उन्होंने छुआ नहीं, और ऐसी कौन सी विधा है कि वो उससे जो है तो अछूते रहे हुए हमें जो है तो दिखाई नहीं देती। और यही कारण है कि हिंदी गद्य साहित्य में अन्य विधाओं की तुलना में उपन्यास का उद्भव आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रारंभ में भारतेंदु काल में ही क्या है हुआ दृष्टिगोचर होता है। ये ठीक है कि आधुनिक उपन्यास का विकास यूरोप में हुआ, भारत में नहीं हुआ, किंतु हिंदी में उपन्यासों का विकास पाश्चात्य उपन्यास साहित्य के अनुकरण पर नहीं हुआ। हिंदी में उपन्यासों के पूर्व बंगला साहित्य में यह अंग काफी विकसित हो चुका था। कदाचित बंगला साहित्य की देखादेखी भी उपन्यासों का सूत्रपात हुआ। प्रारंभिक काल में बंगला के उपन्यासों का हिंदी अनुवाद भी कोई कम नहीं हुआ है, और आधुनिक हिंदी साहित्य के उपन्यास परंपरा को संस्कृत परंपरा के सुबंधु, दंडी और बाण की परंपरा का क्या है पुनर्जीवन कहना भी भ्रमपूर्ण होगा। उसके साथ भी क्या है हमें दिखाई देता है कि जोड़ने का हम यदि प्रयास करते हैं संस्कृत साहित्य के मान्यवरों से, चाहे वो सुबंधु हो या दंडी हो या बाण हो, तो ये भी जो है तो क्या है वो न्यायपूर्ण नहीं होने वाला है। हिंदी उपन्यास परंपरा में उपन्यासकार सम्राट मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे केंद्र बिंदु है जिनके दोनों ओर उपन्यास साहित्य की भिन्न भिन्न रेखाएं स्पष्ट दिखने लगती है। मुंशी प्रेमचंद से पूर्व हिंदी साहित्य में आचार, नीति, धर्म, उपदेश और सुधार संबंधी उपन्यास लिखे गए, या केवल मनोरंजनार्थ अय्यारी, काल्पनिक, तिलिस्मी उपन्यास ही लिखे गए जिनका जनजीवन से कोई संबंध नहीं था। प्रेमचंद ने कला और जीवन का संतुलित सामंजस्य उपस्थित कर अपनी मौलिक, प्रौढ़ एवं गरिमामय कृतियों से जहां हिंदी साहित्य को गौरवोन्नत किया, वहां वास्तविक रूप में हिंदी उपन्यास परंपरा का सूत्रपात तथा युग प्रवर्तक का श्लाघ्य कार्य भी किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। तो मित्रों, देख लीजिए, प्रेमचंद के अंतिम दिनों में उपन्यास साहित्य में मनोवैज्ञानिक यथातथ्यवाद, व्यक्तिवाद, कुंठावाद और यथार्थवाद की विकृति, प्रकृतिवाद आदि कतिपय नई प्रवृत्तियां जो है तो क्या है जन्मी, जो विषय वस्तु एवं लक्ष्य की दृष्टि से प्रेमचंद उत्तर साहित्य को प्रेमचंद युग के साहित्य से भिन्न कर देती है। अतः हिंदी उपन्यास की विकास परंपरा को हम 3 भागों में जो है तो क्या है तकसीम करने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए मित्रों, हम हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के
कार्य को, उनके कार्य के योगदान को स्मरण में रखते हुए उनके नाम से ही जो है तो क्या है, इस हिंदी उपन्यास के कार्य विभाजन को आप लोगों के सम्मुख रखते हुए, उसके विकास क्रम को सम्मुख रखते हुए, उसके संपूर्ण उपन्यास की जो तो महत्ता को प्रतिपादित करने के लिए, या दूसरे आम शब्दों में हम कहेंगे कि उपन्यास का विकास क्रम की जो है तो अध्ययन की सुविधा के लिए जो है तो आम पाठकों को, सर्व सामान्य को समझ में आए, इसलिए उसके क्या है 3 भाग अध्ययन की सुविधा के लिए आप लोगों के सम्मुख रखने जा रहे हैं। पहला भाग है पूर्व प्रेमचंद युग। देख लीजिए पहला कौन सा है, पूर्व प्रेमचंद युग साहित्य। दूसरा है प्रेमचंद युग साहित्य, और अंतिम है प्रेमचंद उत्तर युग साहित्य, है ना। इस प्रकार 3 इसमें जो है तो भागों में इसके विकास के परंपरा को हम क्या है यहाँ तकसीम कर रहे हैं, उसका बंटवारा कर रहे हैं, ताकि आपको अध्ययन की सुविधा के लिए आसानी हो जाए। तो देख लीजिए, सर्वप्रथम हम उपन्यास के उद्भव के पश्चात विकास क्रम की ओर चर्चा करते समय पूर्व प्रेमचंद युग को आप लोगों के सम्मुख रखने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज के तासिका के अंतर्गत हम जो है तो उपन्यास उद्भव विकास में, उपन्यास साहित्य के उद्भव और विकास को क्या है एक तासिका में न्याय नहीं दे सकते। तो क्यों ना हम उपन्यास साहित्य उद्भव विकास के 2 भाग कर ले। पहले भाग में मैं आपको उसका उद्भव और विकास क्रम का जो है तो पहला मरहला, पहला भाग, जो 3 भाग किए हुए उसमें का आप लोगों के सम्मुख रखने का क्या है प्रयास करूंगा, और बाकी के बचे हुए 2 भाग जो है दूसरे भाग में हम देखने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों देख लीजिए, मैंने आपको अध्ययन की सुविधा के लिए बतलाया था कि हिंदी उपन्यास विकास परंपरा को हम 3 भागों में जो है तो क्या है बांट रहे हैं, अध्ययन की सुविधा के लिए उसे जो है तो क्या है तकसीम कर रहे हैं। उसमें सर्वप्रथम है पूर्व प्रेमचंद युग, दूसरा है प्रेमचंद युग, और तीसरा है प्रेमचंद उत्तर युग। तो पूर्व प्रेमचंद युग को हम क्या है आप लोगों के सम्मुख रखने जा रहे हैं। भारतीय हिंदू ने आधुनिक हिंदी साहित्य की सभी अंगों में जो है तो क्या अभिवृद्धि करने के लिए महत्वपूर्ण योग दिया हुआ है। जाहिर है पितामह है आधुनिक काल के, उनके बिना जो है तो कोई भी विधा का जिक्र होना जो है तो क्या है न्याय संगत नहीं है। तो वही बात यहाँ पर फिर से उठकर आ रही है। भारतीय हिंदू ने आधुनिक हिंदी साहित्य के सभी अंगों को, सभी विधाओं को अभिवृद्धि करने के लिए क्या है महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है। और उन्होंने एक उपन्यास लिखना आरंभ किया, किंतु वो पूर्ण न हो सका। इसके अतिरिक्त उन्होंने पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा नामक उपन्यासों का अनुवाद भी किया था। हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास श्री निवास दास कृत परीक्षा गुरु है। इस रचना में दिल्ली के एक सेठ पुत्र की कहानी है। सेठ पुत्र कुसंगति में पड़ जाता है और अंत में उसका एक सज्जन मित्र द्वारा उद्धार हो जाता है। इसमें उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति प्रधान है। लेखक ने भूमिका में स्वीकार किया है कि इसके लिखने में उसे संस्कृत के महाभारत आदि, फारसी के गुलिस्ता आदि, अंग्रेजी के लॉर्ड बेकन, गोल्डस्मिथ और विलियम कूपर आदि तथा श्री बोध के वर्तमान रिसालों में से विशेष सहायता मिली है। अस्तु ये एक सुधारात्मक साधारण सा उपन्यास हमें यहाँ पर क्या है मित्रों देखने के लिए मिलता है। तो मित्रों देख लीजिए, हम यहाँ पर उपन्यास साहित्य के उद्भव और विकास को क्या है प्रारंभ कर चुके हैं। और सर्वप्रथम हमने उसके उद्भव को देखा, और विकास क्रम के अंतर्गत हम यहाँ पर प्रेमचंद पूर्व उपन्यास साहित्य को आप लोगों के सम्मुख रख रहे हैं। और उसमें हमने परीक्षा गुरु को जो है तो क्या है हिंदी का जो श्री निवास दास कृत है उसे मौलिक उपन्यास के जो है तो क्या है धरातल पर ला कर रखा हुआ है। साहित्य पर विचार करते समय हमारा ध्यान सर्वप्रथम
इस ओर जाता है कि हिंदी का पहला उपन्यास किसे कहा जाए, तो निर्विवाद है, सत्य है कि वो यही है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र की दृष्टि उपन्यास साहित्य पर भले ही पड़ी हो, लेकिन उनका जो है तो उपन्यास, मौलिक उपन्यास, जैसे कि मैंने आपको बतलाया, वो पूर्ण न हो सका था। केवल अनुवादित किए हुए दो उपन्यास हमारे सम्मुख आते हैं। तो देख लीजिए मित्रों, सन 1882 ईस्वी में हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु प्रकाश में आ चुका था। परीक्षा गुरु के लेखक मैंने आपको बतलाया लाला श्रीनिवास दास है, अतः उन्हें हिंदी का पहला उपन्यास कहा जा सकता है। परंतु श्री कृष्ण का विचार है कि, देख लीजिए, एक अन्य विद्वान है डॉक्टर श्री कृष्ण, उनका विचार है कि देवकी नंदन खत्री के चंद्रकांता के पहले हिंदी में उपन्यास के साहित्य रूप की प्रतिष्ठा न हो सकी। वस्तुतः लाला श्रीनिवास दास जी खत्री के पूर्ववर्ती उपन्यासकार ही है, और किशोरी लाल गोस्वामी ने भी उनके खत्री जी के पूर्व उपन्यास जगत में प्रवेश किया था। अतः खत्री जी को हिंदी का पहला उपन्यासकार नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु ही हिंदी की सर्वप्रथम औपन्यासिक कृति, और उनके अतिरिक्त भारतीय युग के अन्य कई लेखकों ने भी उपन्यास लेखन की ओर क्या है, ध्यान दिया हुआ है। कौन कौन विद्वान है, उनके कुछ चुनिंदा नाम मैं आप लोगों के सम्मुख रखते हुए, आप लोगों के सम्मुख भारतेंदु युगीन जो है तो कलाकारों को क्या है, मैं प्रकाश में लाने का प्रयास कर रहा हूं। देख लीजिए मित्रों, इनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र युग के जो अन्य लेखक थे, उनमें रत्नचंद का नूतन चरित्र, बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी और 100 आजान एक सुजान, राधा कृष्ण दास का निस्सहाय हिंदू, राधाचरण गोस्वामी का विधवा विपत्ति, कार्तिक प्रसाद खत्री का जया, बाल मुकुंद गुप्त का कामिनी और उल्लेखनीय है। साथ ही अनुवाद की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया, और सबसे अधिक अनुवाद बंगला उपन्यासों का हुआ है। राम कृष्ण वर्मा और कार्तिक प्रसाद खत्री ने उर्दू और अंग्रेजी के बहुत से रोमांटिक और जासूसी उपन्यासों के भी क्या है, अनुवाद कर प्रकाशित किए हुए हमें देखने के लिए मिलते हैं। यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो भारतीय युग में अनुदित उपन्यासों की प्रधानता दिख पड़ती है, और जो मौलिक उपन्यास उपलब्ध होते हैं उनमें कलात्मकता का अभाव सा है। इतिवृत्त वो घटनाओं की प्रधानता, चरित्र चित्रण की न्यूनता, उपदेशात्मकता की अधिकता और शैली की अपरिपक्वता ही दृष्टिगोचर होती है। प्रेमचंद पूर्ववर्ती उपन्यासकारों में देवकीनंदन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल गहमरी भी उल्लेखनीय है। खत्री जी ने चंद्रकांता संतति की रचना की, जिनमें तिलिस्म और अय्यारी का वर्णन मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन उपन्यासों को इतनी अधिक लोकप्रियता प्राप्त हो गई कि बहुत से लोगों ने इन्हें पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। अजीबोगरीब विचार के, शक्ति के जो है तो ये लोग थे, और देवकीनंदन खत्री जी के बारे में कहा जाता है कि इन्हें ताश खेलने की आदत थी, और प्रेस से आदमी आ जाता और कहता कि आपका मटेरियल खत्म हो गया, ये तुरंत ताश बाजू को कर लेते और कलम लेते और लिखना प्रारंभ करते। जैसे लिखना प्रारंभ हो समाप्त हो जाता, फिर ताश खेलने लग जाते। देख लीजिए, अजब वो गरीब स्मरण शक्ति इनकी थी। और चंद्रकांता संतति, इस प्रकार के जो है तो इन्होंने लोकप्रिय हमारे चैनल DD1 दूरदर्शन चैनल नंबर 1 पर ये जो है तो सीरियल भी क्या है, नंबर 1 पर जो है तो हमारे जो है तो काफी समय पहले क्या हुई देखने के लिए मिलती है। परंतु कलागत विशिष्टताओं की दृष्टि से इन उपन्यासों का महत्व बहुत कम है। इसी प्रकार गहमरी जी ने जासूसी उपन्यास लिखे, और गोस्वामी जी ने उपन्यास पत्रिका निकाली, जिसमें उन्होंने लगभग 64 छोटे बड़े उपन्यास प्रकाशित किए। उपन्यासों का विषय सामाजिक था, और इनमें कामुकता और विलासिता का
चित्रण विशेष रूप से था, अतः इन लेखकों की औपन्यासिक कृतियों को कलात्मक दृष्टि से सामान्य कोटि का ही कहा जाने लगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन उपन्यासों में अस्वाभाविक घटनाओं की अधिकता सी है। इसी बीच श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखीला फल तथा लज्जाराम मेहता की आदर्श हिंदू व हिंदू ग्रस्त जीवन रचनाएं प्रकाश में आई और उपन्यास कला की दृष्टि से इन्हें भी सामान्य कोटि में ही क्या है माना जाने लगा। इस प्रकार प्रेमचंद पूर्व उपन्यास साहित्य को आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जी ने जो आरंभिक संक्रांति काल कहा है, यह उचित ही है। वाजपेयी जी का कहना है कि इस नव निर्माण के बीच कभी कोई उपन्यासकार किसी पौराणिक या सामाजिक कथानक का आधार लेकर कोई उपदेशात्मक कृति कर देता था और कभी कोई भावुकतापूर्ण रचनाएं सामने आ जाती थी, परंतु सामाजिक प्रगति और जीवन की वास्तविकता में बैठकर उसमें यथार्थ और प्रभावशाली चित्र हमारे आरंभिक उपन्यासकार अधिक मात्रा में नहीं दे सके। अब तक रीति के साहित्यिक संस्कार बने थे और नवीन सामाजिक चेतना का उदय नहीं हुआ था। हिंदी उपन्यास के नए युग का निर्माण करने में अंग्रेजी और बांग्ला आदि के किए गए अनुवादों का भी महत्व कुछ कम नहीं था। परंतु ध्यान देने की बात यह है कि उन दिनों अंग्रेजी के साहित्यिक जासूसी और प्रेम चर्चा प्रधान उपन्यासों का जितना अनुकरण हुआ उतना सांस्कृतिक और सामाजिक उपन्यासों का नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि तब तक लोक रुचि का परिमार्जन हिंदी में नहीं हो पाया था, अच्छी कृतियों का बाजार नहीं था। यह भी संभव है कि अंग्रेजी की श्रेष्ठतम उपन्यास तब तक इस देश में प्रचलित नहीं हो पाए हो, अतः लंदन रहस्य और लैला जैसे साहित्यिक और प्रेम चर्चा प्रधान उपन्यास ही अनुवाद के योग्य समझे हुए हैं। ताम काका की कुटिया के रूप में एक अच्छे स्वर्णलता, दुर्गेश नंदिनी, बंग विजेता, बिरजा, दीप निर्वाण, युगलगुरी, श्री कृष्णकांत का जो है तो दान पत्र आदि उपन्यास हमें जो है तो क्या है उल्लेखनीय रूप से देखने के लिए मिलते हैं। तो देख लीजिए विद्यार्थी मित्रों, आज के तासिका के अंतर्गत हमने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के बीए अंतिम वर्ष के 6ठम सत्र के अंतर्गत आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में से हमारे अभ्यास की जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंतर्गत निहित जो है तो पाठ्यक्रम समाहित किया हुआ है, उसका जो है तो आखिरी मरहला या आखिरी भाग जो है गद्य साहित्य, और इस गद्य साहित्य के अंतर्गत से हमने हिंदी उपन्यास उद्भव और विकास को क्या है प्रारंभ कर कर आप लोगों के सम्मुख उद्भव और हिंदी विकास के जो उपन्यास विकास के जो है तो क्या है 3 मरहले में से या 3 भाग में से है ना एक भाग को यहाँ पर जो है तो सुस्पष्ट रूप से रखने का प्रयास किया। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी उपन्यास उद्भव और विकास इस श्रृंखला के अंतर्गत हमने उद्भव और उसके साथ ही साथ आप लोगों के सम्मुख जो है तो विकास में जो है तो प्रेमचंद पूर्व युग को आप लोगों के सम्मुख रखा। अब आने वाले दूसरे तासिका के अंतर्गत दूसरे भाग में हम प्रेमचंद युग और प्रेमचंद उत्तर युग यानी कि पूर्व तो हो गया, उसके बाद का जो युग है उसको आप लोगों के सम्मुख रखने का क्या है प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।